जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे पहले हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक टॉपिक किया है और उसमें हम लोगों ने ये एक्सप्लेन किया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और हमने ये भी देखा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड कितने और फ्रेम हैं और उसकी कैटेगरी देखी थी जो दो प्रकार से थे। एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक दूसरा जो था वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था वो फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने ये बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? याद रखना बेटे, फिजिक्स के जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एज इट इज वैलिड होते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना होता है। जैसे हमारे मैकेनिक्स के लॉ बने हुए हैं, न्यूटन सर ने जैसे उस लॉ को मॉडिफाई किया है ठीक उसी तरीके से अप्लीकेबल होते हैं। वो किसी भी प्रकार का मोशन हो उसमें ठीक वैसे ही वैलिड होता है। ये सारी कंडीशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है। हम फर्स्ट पॉइंट में यही लिख सकते हैं कि ऑल लॉज आर वैलिड एज इट इज, ऑल फंडामेंटल physical laws are valid same as in inertial frame। वो inertial frame में बिल्कुल ठीक उसी तरीके से फिट हो जाते हैं। लेकिन इस inertial frame में अगर हम और आगे बढ़ें तो कुछ और भी चीजें आती हैं। जैसे कि inertial frame में हम बात कर लें कि कोई किसी भी तरीके का एक बॉडी है और वो बॉडी अगर वो मूव कर रहा है और अगर वो मूव कर रहा है और उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, तो हम ये कहते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है जैसे है वैसे ही अप्लीकेबल कर देते हैं। या हम ऐसे यहां पर नोट कर लें कि न्यूटन फर्स्ट एंड न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉज वैलिड। तो यहां पर यह भी हम कह सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ वैलिड होते हैं। और अगर मैं बहुत अच्छे से फर्स्ट लॉ वैलिड करवाना चाहूं तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो स्टेट ऑफ मोशन होता है, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन में चाहे वो रेस्ट की सिचुएशन हो और चाहे वो मोशन की सिचुएशन है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर वो फर्स्ट लॉ में ये उन्होंने कहा है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही कंटिन्यू रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम को इस तरीके से एक्सप्लेन करता है और कहता है कि जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो हमारा जो ये पॉइंट बन रहा है कि देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स act upon the बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अगर बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है बेटे, तो हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी एफ इज इक्वल टू 0। अगर ये फोर्स की वैल्यू एफ इज इक्वल टू 0 है तो हम यहां से एफ इज इक्वल टू एम में भी लिख सकते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, और ये 0 लेना होगा। और इस तरीके से हमें क्या पता चलेगा कि हमारा अगर इनर्शियल फ्रेम है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। और एक्सेलरेशन कब 0 होगा आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी बॉडी इनर्शियल फ्रेम में होते हुए उसकी वेलोसिटी कैसे हो, कांस्टेंट हो। और अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिस इनर्शियल फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी पार्टिकल मोशन में है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है,
तो एक्सिलरेशन उसका 0 होगा। और एक्सिलरेशन इसका 0 होगा तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv/dt और ये इज इक्वल टू 0, या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं कि a इज इक्वल टू d2r/d2 इक्वल टू 0। और अगर मैं एक्सेलरेशन का XYZ एक्सिस के अलोंग जब हम कंपोनेंट एक्सेलरेशन लिखेंगे, या कह सकते हैं कि ax इज इक्वल टू d2 और x/dt2, तो ये भी 0 हम लिख सकते हैं। और ay इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो d2y/dt2, ये भी हम 0 लिख सकते हैं। और az अगर लिखें तो a2z/d2, ये भी हम 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मेन रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फोर्स 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी 0 होना चाहिए, रोटेटरी फ्रेम नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी या एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है वो भी इनर्शियल फ्रेम के लिए 0 होना चाहिए। हमें कोई भी रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं चाहिए, हमें रोटेशन का कोई भी मोशन नहीं चाहिए किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। और एक और रिक्वायरमेंट है कि न्यूटन के लॉ वही वैलिड है जहां पर हमारा जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो लाइट की वेलोसिटी की कंपैरिजन में हमारा बहुत ही कम हो, हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत ही कम हो। तो ये सब अगर रिलेशन आपको मालूम है तो इस तरीके से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पोजीशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन इसमें 0 होता है या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा हम और आगे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और जो x और y और z एक्सिस के अलोंग है, या कह सकते हैं 3 डायमेंशनल हमारे पास कोई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका यहाँ पर ओरिजिन है और उसका नाम O है और इस फ्रेम का नाम है S। और ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम हम ये कह सकते हैं कि वो रेस्ट पर है, वो 0 वेलोसिटी है उसकी। और यहीं पर एक फ्रेम और है जो S डैश है और उसके अलोंग जो यहाँ पर है X डैश और Y डैश और Z डैश है। एक्चुअल में हम इसी पर अगर 2 फ्रेम बना रहे हैं जिसका ऑरिजिन कोइंसाइड करवा रहे हैं, 2 फ्रेम है मेरे पास S और S डैश और उनका ऑरिजिन मैंने कोइंसाइड करवा रखा है, तो इनका एक्सिस भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 फ्रेम हैं, जब t इज इक्वल टू 0 है तो एक दूसरे के ऊपर अगर ऐसा है तो उनके दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे होंगे। लेकिन हम ये देखकर चलते हैं कि हमारे पास जो फ्रेम S है वो तो वहीं का वहीं है, S फ्रेम मेरा वहीं का वहीं है। और ये जो हमारा X और Y और ये Z है, ये जिसका सेंटर, और इस जो S डैश फ्रेम है इसका सेंटर को हम O डैश कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये फ्रेम है S और जो कि रेस्ट में है, अभी भी ये रेस्ट में ही है। तो इस वाले फ्रेम की जो स्पीड है, मैं ऐसा कह दूं कि वो रुका हुआ है या ये रेस्ट में है, इसको हम रेस्ट ही कह दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन t टाइम के बाद हम ये मानकर चलते हैं कि S डैश जो फ्रेम है एक कांस्टेंट स्पीड से वो क्या कर रहा है, या वेलोसिटी से ऐसे चला गया है, यानी कि ये y डैश या x डैश हो गया है, x डैश हो गया है, ये y डैश हो गया है और यहाँ पर जो ये एक्सिस है ये z डैश हो गया है। तो मैंने क्या देखा कि जो S डैश फ्रेम है वो किसी एक कांस्टेंट स्पीड v से आगे की ओर बढ़ रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पर S फ्रेम यहाँ पर है और S डैश यहाँ आ गया है, जबकि पहले S और S डैश फ्रेम एक ही पॉइंट पर थे जिनका ऑरिजिन कोइंसाइड कर रहा था, अब S डैश अगर v कांस्टेंट स्पीड से ऐसे बढ़ रहा है तो t टाइम में फिर ये कितना डिस्टेंस चला होगा, ये bt डिस्टेंस चला होगा। हमारा जो S प्राइम फ्रेम है ये इतना चला होगा। हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर S डैश को आने में जो टाइम लगा है वो t टाइम लगा है, और S डैश या S प्राइम फ्रेम में कोई एक पार्टिकल है जिसका हमारे पास कोऑर्डिनेट है p और वो x, y और z और t टाइम पर यहाँ पर है, जो कि S डैश प्राइम या S प्राइम के फ्रेम में है
और उसकी पोजीशन है यहाँ से ओरिजिन से r डैश, तो हम ये देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, जो s फ्रेम में ऑब्जर्वर है, अगर वो यहाँ पर बैठा है और इस पार्टिकल को देखता है तो वो ये देखेगा कि इस तरीके से पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा जिसका पाथ ये होगा। और इसको मैं अगर r कह दूं तो इस r का s फ्रेम में जो बैठा ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होने वाला है, तो यहाँ पर जो पोजीशन होगा क्या हम देखेंगे कि vt होगा और r होगा, r डैश होगा, इस तरीके से होगा और ये हमारा हो जाएगा r। इस तरीके से हमारा पोजीशन बनने वाला है। अब ये हमारा o डैश है, ये हमारा o डैश है, ये डैश जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका ओरिजिन है। और t टाइम में अगर ये v वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से ऐसे चल रहा है तो यहाँ से o से o डैश के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये फ्रेम रेस्ट में है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो t टाइम में vt डिस्टेंस हो जाएगा जो कि bt है। और इस प्राइम फ्रेम से इस पॉइंट का जो पोजीशन है अगर वो r डैश है तो इस तरीके से हमारा क्या बनने वाला है bt प्लस r डैश, जो कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्वर है o पर s फ्रेम में, वहां से उसका पोजीशन वेक्टर r हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए r, यहाँ से ये r इक्वल टू vt और प्लस r डैश हो जाएगा और r डैश को यहीं पर रखना है r प्राइम को, और r यहीं पर है, vt को यहाँ से हटा रखा है। और हमने ये प्रूव करना है कि अगर ये इनर्शियल फ्रेम है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो इसका t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हमने अगर इसका एक बार t प्राइम अपान dt और इज इक्वल टू dr अपान dt किया और माइनस, और वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है तो ये t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको मालूम भी होगा, लेकिन हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है इस पोजीशन वेक्टर से, तो एक बार और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा कि d2r प्राइम और अपान dt2 इज इक्वल टू d2r अपान dt2। और वेलोसिटी बेटे मेरा मैंने पहले ही लिख दिया है कि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और ये जो है ये क्या हो जाएगा a प्राइम और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। और जितने भी प्राइम वाली चीजें हैं वो मैंने s प्राइम फ्रेम में ले रखा है, और ये जो चीज है यानी पोजीशन है इसको मैंने s फ्रेम में ले रखा है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो है एक्सीलरेशन ऑफ s डैश ऑफ अ पार्टिकल इन s प्राइम फ्रेम इज इक्वल टू acceleration of particle in s फ्रेम। तो यहां पर देखा गया कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई पार्टिकल s फ्रेम में है और उसका एक्सेलरेशन a है, और अगर s डैश फ्रेम में देखा गया और उसका भी s डैश या s प्राइम फ्रेम में भी एक्सेलरेशन a ही आ गया, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पार्टिकल का सेम एक्सेलरेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या हम ऐसा भी कह दें कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन a आया है, तो अगर अब इस पॉइंट से दुनिया की किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को आप ऑब्जर्व करते हैं और उसमें भी अगर एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का a ही आ गया, डिफरेंट किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और उसका भी एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का a ही आ गया, तो हम ये जरूर कहेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्योंकि यहां इस बात की पुष्टि हो रही है कि अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसमें किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है, तो दूसरे भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a आ गया तो दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। और इस बात को यहाँ पर इस तरीके से हम प्रूव भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।